नमस्कार। संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। महिला पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक स्पर्धा से अयोग्य ठहराए जाने की गूंज बुधवार को लोकसभा में भी सुनाई दी। विपक्ष के कई सदस्यों ने इस विषय को उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि विनेश को न्याय मिल सके। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश फोगाट के ओलंपिक प्रतियोगिता से बाहर किए जाने के मामले में भारतीय ओलंपिक संघ को जरूरी कार्रवाई के लिए कहा है। मांडविया ने विनेश फोगाट के मामले में सदन में दिए बयान में कहा कि आईओए की प्रमुख पीटी उषा पेरिस में ही हैं और प्रधानमंत्री ने उनसे खुद बात की है। मांडविया के अनुसार प्रधानमंत्री ने पीटी उषा को कहा है कि वो इस मामले में उचित कार्रवाई करें। विनेश को महिलाओं की 50 किलो कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से पहले वजन अधिक पाए जाने के कारण बुधवार को ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश ने ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा था। सुबह तक उनका कम से कम रजत पदक पक्का लग रहा था, लेकिन अब वो बिना किसी पदक के लौटेंगी। मांडविया ने कहा कि सरकार ने विनेश फोगाट को सभी प्रकार की खेल सुविधाएं एवं हर स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि विनेश को पेरिस ओलंपिक के लिए 70,45,775 रुपये की सहायता दी गई है। मंत्री के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस सांसद शफी फरमबिल ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक स्पर्धा से अयोग्य घोषित किए जाने का भी विषय उठाया और कहा कि सरकार के स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए कि विनेश के साथ न्याय हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए और किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के मामले में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विनेश खेल सकें। आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और कुछ अन्य सदस्यों ने भी इस विषय को सदन में उठाया। लोकसभा ने बुधवार को वित्त संख्यांक 2 विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करों में भारी वृद्धि किए बिना सरकार सरलीकृत कराधान व्यवस्था लेकर आई है और अनुपालन आसान किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत बजट में विभिन्न कर प्रस्तावों से मध्यम वर्ग को लाभ हुआ। वित्त मंत्री का कहना था कि 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर प्रभावी कर 2023 में घटाकर 10% कर दिया गया है और नई आयकर व्यवस्था के तहत इस साल भी इसे और कम किया गया है। सीतारमण ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर माल एवं सेवा कर जीएसटी की व्यवस्था लागू होने से पहले से कर लगता था और उन्हें इस बारे में अपनी पार्टी के शासन वाले राज्य के वित्त मंत्रियों के समक्ष विरोध दर्ज कराना चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगने वाली 18% की जीएसटी खत्म करने का आग्रह किया था। वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि मेडिकल बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी आने से पहले कर है। ये नया विषय नहीं आया है। पहले भी हर राज्य में मेडिकल बीमा पर कर लगता था। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मामले पर विपक्ष दोहरा मापदंड अपना रहा है। मंत्री के जवाब के बाद वित्त विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। वित्त विधेयक पर मंगलवार को सदन में अधूरी रही चर्चा को बुधवार को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि करदाताओं पर कर का बोझ कम हो। उन्होंने कहा कि कराधान या कर के ढांचे में पारदर्शिता हो। सरकार ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है। पाल के अनुसार एंजल टैक्स का नतीजा था कि देश के छोटे एवं मध्यम कारोबार संकट में आ गए। उन्होंने कहा कि एंजल टैक्स की व्यवस्था खत्म होने से युवा उद्यमियों को मदद मिलेगी। भाजपा सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की गिनती 5 चरमराती हुई अर्थव्यवस्थाओं में होती थी, लेकिन अब देश शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कदमों के कारण देश आने वाले समय में दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बजट बनाते वक्त सरकार को देश के अंदरूनी ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हलचलों एवं घटनाक्रमों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि दूसरे देशों में जारी गतिविधियों का भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद हमदुल्ला सईद ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी लोगों की जेब पर बोझ है। सरकार को स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा से जीएसटी खत्म करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कर का कुल संग्रह कॉरपोरेट कर से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आयकर भरने वालों को राहत मिलनी चाहिए। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर ने कहा कि आज देश दुनिया का स्टार्टअप हब बन गया है और इस क्षेत्र को राहत देने के लिए सरकार ने एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका लाभ भारत की गरीब जनता को नहीं मिल रहा। बनर्जी ने यह भी कहा कि इसमें असंगठित क्षेत्र के बारे में और बेरोजगारी के संकट को समाप्त करने के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालना अत्यंत आवश्यक है। तृणमूल सदस्य ने कहा कि वित्त विधेयक में असंगठित क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि भारत के कामगारों में 92% असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक के कलानिधि वीरामासी ने भी बेरोजगारी को कम करने के मोर्चे पर केंद्र सरकार को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि देश में सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यम MSME क्षेत्र खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और हजारों उद्यम बंद हो गए हैं। वीरासामी ने कहा कि एक समझ के अनुसार देश में कर संग्रह में प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 60% और अप्रत्यक्ष कर की 40% अपेक्षित होती है। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष कर में GST के रूप में गरीब लोग भी योगदान कर रहे हैं और ये प्रत्यक्ष कर से अधिक हो गया है। कांग्रेस की आर सुधा ने चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा के लिए देय अपने हिस्से के धन का आवंटन नहीं कर रही। कई अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। और आइए अब आपको लिए चलते हैं राज्यसभा की ओर। राज्यसभा में आज सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान और इसकी प्रस्तावना की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इनका संरक्षण हर कीमत पर किया जाएगा। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा शून्यकाल में NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाए जाने का मुद्दा उठाए जाने पर उन्होंने ये बात कही। खड़गे ने कहा कि पुस्तकों के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने और सदन में इस बारे में स्पष्टीकरण देने की मांग की। नेता सदन नड्डा ने कहा कि कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, लेकिन इस बात से उसकी बुद्धिमत्ता तथा नियत पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। उन्होंने कहा कि नेता सदन को बिना प्रमाणित स्रोत के इस तरह की बात नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता, सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ही इस देश में संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संविधान का अपमान 25 जून 1975 को उस समय हुआ था जब देश में आपातकाल लागू किया गया था। बाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि अभी 7 कक्षाओं की NCERT की पुस्तकें आई है और इनमें से संविधान की प्रस्तावना को हटाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकों में प्रस्तावना के साथ साथ मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को भी प्रकाशित किया गया है। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने जर्मनी में बाल देखभाल केंद्र में रह रही भारतीय बालिका अरिहा जैन का मामला उठाया और सरकार से इसमें हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि अरिहा जैन 9 माह की थीं, तब से जर्मनी सरकार ने उसे बलपूर्वक बाल देखभाल केंद्र में रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष हो गए हैं, ये बालिका जर्मनी के बाल देखभाल केंद्र में अभी भी है। संयुक्त राष्ट्र के एक समझौते के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, परंपरा और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इस बालिका को जैन संस्कृति से दूर किया जा रहा है। बालिका को मांसाहार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी ओर से हस्तक्षेप करते हुए इस बालिका को भारत लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसे जर्मनी में भी किसी गुजराती परिवार के संरक्षण में रखा जा सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रश्नकाल के दौरान सदन को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का कारण बनने वाली पराली से जैव बिटुमेन, बायो CNG, बायोगैस और हवाई ईंधन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और नई योजनाओं से देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, ऊर्जा दाता भी है और केवल ऊर्जा दाता ही नहीं, बिटुमेन दाता भी है और केवल बिटुमेन दाता ही नहीं, हवाई ईंधन दाता भी है। उन्होंने कहा कि धान की फसल के बाद बचने वाली 1 टन पराली से 30% जैव बिटुमेन, 350 किलो बायोगैस और 350 किलो बायोचाप बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बिटुमेन का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा रहा है। देश में 90% सड़कों के निर्माण में अभी 88 लाख टन जैव बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है।
और अगले वर्ष तक ये 100 लाख टन पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अभी 50% बिटुमेन का आयात किया जा रहा है, जिस पर 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की लागत आती है। उन्होंने कहा कि अभी देश में पराली से बायो सीएनजी भी बनाई जा रही है। देश भर में इस तरह की 450 परियोजनाएं हैं जिनमें ये कार्य किया जा रहा है और इनमें से अधिकतर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हैं। देश में पराली से प्रतिवर्ष 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पराली से जैव हवाई ईंधन बनाने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और अगले 5 वर्षों में जैव हवाई ईंधन की मात्रा 20% तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पराली से मिलने वाले बायोचाप का इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है और इससे किसानों की उपज बढ़ेगी। इसके अलावा किसानों को 1 टन पराली के लिए 2,500 रुपये भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे जीवाश्म ईंधन के आयात पर खर्च होने वाले 16 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ में भी कमी आएगी। उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के 100 किलोमीटर के प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई कम रखने की मांग से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना का अभी 150 किलोमीटर काम बाकी है। उन्होंने कहा कि ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि ये सड़क चीन सीमा तक जाएगी और इसके महत्व और इस रास्ते से ले जाई जाने वाली भारी भरकम मशीनरी को देखते हुए इसे पर्याप्त चौड़ा रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में भविष्य में भूस्खलन होने की आशंकाओं को ध्यान में रखकर मजबूत निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि परियोजना के लिए पेड़ नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इसे बनाते समय राष्ट्रीय हित और पर्यावरण की रक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजमार्गों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि की कोई सीमा नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों को प्रस्ताव के साथ पर्यावरण और भूमि अधिग्रहण जैसी सभी मंजूरियों के पत्र भी भेजने होंगे। राज्यसभा में आज विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2024 पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों से सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ी है। गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के संसाधन पर पहला हक सबसे उपेक्षित और संसाधन विहीन लोगों का होता है, जबकि यहाँ स्थिति इसके उलट है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए 350 सांसदों ने पत्र लिखा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा सहित अधिकांश केंद्रीय योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि के बारे में 2021 से श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उनके द्वारा विषय स्पष्ट नहीं किए जाने पर सभापति ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी, जिससे विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करने लगे और बाद में उन्होंने कुछ देर के लिए सदन से बहिर्गमन किया। वाईएसआर कांग्रेस के वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि मध्यम वर्ग पर कराधान पर विचार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशन कर मुक्त करने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर रिटर्न दाखिल करने को सरल बनाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दर कम किए जाने की भी मांग की। भारतीय जनता पार्टी के भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि ये सरकार सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना पर काम कर रही है। समाज के सभी वर्गों और अर्थव्यवस्था के सभी कारकों का ध्यान रखा गया है। सरकार का पूरा ध्यान गरीबों, युवाओं, किसान और महिलाओं पर है। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने तमिलनाडु में लंबित रेल परियोजनाओं और कच्चातीवु द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ चल रहे विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस द्वीप में तमिलनाडु के मछुआरों को परेशान किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने कहा कि केंद्र पश्चिम बंगाल सरकार की 34,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। भाजपा के अरुण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में गरीब, किसान और ढांचागत सुविधाओं के लिए खजाना खुला हुआ है और इनके लिए बड़ी राशि खर्च की जा रही है। विभिन्न वैश्विक सूचकांकों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का स्थान इनमें कई गुना बढ़ गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने कहा कि हर व्यक्ति अपनी आमदनी का करीब 40% हिस्सा कर के रूप में देता है। उन्होंने कहा कि इतना कर लेने के बावजूद सरकार की ओर से दी जा रही स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की सुविधाएं बदहाल हैं। आरक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी वर्ग आरक्षण मांग रहे हैं, जिससे कटुता और तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की। भाजपा के घनश्याम तिवारी ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने के बावजूद सरकार ने महंगाई पर काबू कर रखा है और ये एक बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि अभी दुनिया में सबसे कम महंगाई भारत में है। देश में व्यवसाय की सुगमता बढ़ने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में भी देश में 13% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि कर नीति को लेकर सरकार में भयानक असमंजस है। सरकार को वित्तीय समावेशन बढ़ाने और बीमा को प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्होंने बहुस्तरीय कर प्रणाली पर भी चिंता व्यक्त की। बीजू जनता दल की सुलतादेव ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। ओडिशा के लोगों को डबल इंजन सरकार में डबल घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि ओडिशा प्राकृतिक आपदा वाला राज्य है, इसलिए उसे विशेष पैकेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के हित में पोलावरम परियोजना बंद करनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा कि देश में 10% लोगों के पास 80% संपत्ति है। उन्होंने कहा कि छोटी जोत का किसान और मजदूर सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए और सरकार को आर्थिक समायोजन की ओर बढ़ना चाहिए। इससे बेरोजगारी की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार को कृषि को प्राथमिकता में रखना होगा। कृषि और कृषि आदानों पर जीएसटी लगाई जा रही है, जबकि प्लैटिनम पर जीएसटी घटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की जान है और सरकार को राज्य के लोगों का भरोसा जीतना होगा। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।